आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसकी क्या अहमियत है। नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल सिग्निफिकेंटली एडवांस्ड ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये जो नील बोहर है उसके एटॉमिक मॉडल ने हमारी जो सोच थी या समझ थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से उसको बढ़ा दिया या एडवांस कर दिया, यानी कि एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है हम उसको थोड़ा ज्यादा समझ गए नील बोहर के मॉडल की वजह से। पहले इतनी अच्छी समझ नहीं थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, इस मॉडल के बाद जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसकी समझ बढ़ गई या उसके हवाले से जो पहली थ्योरीज थी उनमें एडवांसमेंट आ गई। इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। इसने क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स का कंसेप्ट लाया। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल का कंसेप्ट से ये मुराद है कि इसने कहा कि हर एक जो शेल या एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी फिक्स है, वेयर इलेक्ट्रॉन कुड ऑक्यूपाई ओनली स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट्स अराउंड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन कोई खास शेल्स को ऑक्यूपाई करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। एक शेल से दूसरे में भी जा सकते हैं जब उनको एनर्जी मिले, लेकिन ये है कि आम हालत में वो खास किसी एक शेल में रहते हैं। बोहर सक्सेसफुली कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर ने हाइड्रोजन एटम का रेडियस भी क्या किया, कैलकुलेट कर दिया। यानी कि जो न्यूक्लियस से लेकर सबसे बाहर वाले शेल के दरमियान फासला है हाइड्रोजन एटम का, वो बोहर ने कैलकुलेट किया। और इसने एनर्जी भी कैलकुलेट की इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की मुख्तलिफ शेल्स में, यानी मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था तो बोहर ने उसकी एनर्जी भी कैलकुलेट की। इस मॉडल एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसके मॉडल ने जो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम था उसे भी एक्सप्लेन किया। यानी जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आया तो उसने एनर्जी वेव्स की सूरत में रिलीज की, और उस एनर्जी की वजह से जो स्पेक्ट्रम बना उसे लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बोहर ने इस लाइन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन किया, या बोहर के मॉडल ने इस लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, विच क्लासिकल मॉडल्स फेल टू डू। जबकि जो पुराने मॉडल थे वो इस लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के हवाले से फेल हो चुके थे। वाइल इट हैड लिमिटेशंस। अगरचे इसमें लिमिटेशंस है, लिमिटेशन से मुराद ये है कि अगरचे इसमें कमियां हैं, सच एज इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। जैसा कि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यानी कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिन एटम्स में हूं उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, या उनके लाइन स्पेक्ट्रम वगैरह के बारे में ये नहीं बता सकता। लेकिन स्टिल इसने बुनियाद रखी मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स की और एटॉमिक फिजिक्स की। क्वेश्चन नंबर 2 है चार्ज एंड मास ऑफ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करें। यानी कि जो बुनियादी फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके ऊपर चार्ज क्या है और इनका वजन क्या है उसके बारे में बताएं। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे -1 या माइनस चार्ज होता है जिसे हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। इसका जो वजन होता है वो एक प्रोटॉन के अगर हम 1836 हिस्से करें तो एक हिस्से का जितना वजन होगा उतना एक इलेक्ट्रॉन का वजन होता है कंसीडर्ड नेग्लिजिबल। यानी कि इतना कम वजन है कि हम इसे कहते हैं कि ये वजन है ही नहीं, मतलब बहुत कम वजन है। रोल इलेक्ट्रॉन का किरदार क्या है। इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, सॉरी आउटसाइड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें पाए जाते हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं एंड रिएक्टिविटी, और कोई एटम कितना रिएक्टिव है उसके बारे में भी जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकंड पे हमारे पास आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज होता है +1 और पॉजिटिव। अब प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 27 केजी। ये 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 27 केजीज है। ओके। रोल क्या होता है प्रोटॉन का। प्रोटॉन्स रिजाइड इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं इन डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करते हैं या एटॉमिक नंबर के हवाले से बताते हैं, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। एंड आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, और किसी भी एलिमेंट को एटॉमिक नंबर से पहचाना जाता है, इसलिए प्रोटॉन नंबर जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, तो वो हमें शनाख्त के बारे में बताता है कि कौन सा एलिमेंट है ये।
थर्ड पे हमारे पास आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे जो चार्ज है वो जीरो या न्यूट्रल होता है और इसका जो वजन होता है वो होता है 1 AMU या 1 एटॉमिक मास यूनिट, और ये थोड़ा सा हैवी होता है। स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा सा हैवियर होता है प्रोटॉन की निस्बत, यानी कि प्रोटॉन से थोड़ा वजनी होता है एक न्यूट्रॉन। रोल क्या या किरदार क्या होता है न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन स्टेबलाइज करते हैं न्यूक्लियस को बाई ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग का मतलब होता है कम करना रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन, यानी कि जो रिपल्सिव फोर्स होती है प्रोटॉन्स के दरमियान उसको ये क्या करते हैं, ओवरकम कर जाते हैं। यानी कि न्यूट्रॉन्स की अपनी एक फोर्स होती है जिसको कौन सी फोर्स कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। तो ये न्यूक्लियर फोर्स की वजह से आपस में एक दूसरे के साथ भी जुड़ते हैं और साथ में ये प्रोटॉन्स को भी आपस में जोड़े रखते हैं, यानी कि ये न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करते हैं। नेक्स्ट है पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल में कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अगर हम अक्रॉस द पीरियड की बात करें, यानी कि अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें और उसमें आप लेफ्ट से राइट की तरफ या बाएं से दाएं की जाने मूव करें तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है जैसा ही हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट की जानिब जाते हैं। रीजन इसकी ये है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में वो बढ़ जाते हैं, causing a strong nuclear pull on the electrons। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल में उन पे स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाते हैं ये प्रोटॉन्स और अपनी तरफ उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। सिंस नो न्यू इलेक्ट्रॉन शेल्स आर एडेड अक्रॉस अ पीरियड, चूंकि जैसे ही हम पीरियड के क्रॉस मूव करते हैं तो नए शेल नहीं ऐड होते, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्लोजर आ जाते हैं न्यूक्लियस के, रिड्यूसिंग द एटॉमिक साइज। इसलिए एटम का जो साइज है वो कम हो जाता है। यानी लेफ्ट टू जब हम राइट जाएंगे तो प्रोटॉन जो हैं न्यूक्लियस में वो बढ़ जाते हैं और जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो एक जितने रहते हैं, यानी कि शेल्स की तादाद नहीं बढ़ती। तो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचना शुरू कर लेते हैं। डाउन द ग्रुप अगर हम जाएं या ऊपर से नीचे की तरफ जाएं पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। इसकी रीजन ये है कि एडिशनल इलेक्ट्रॉन शेल्स आर एडिड। नए इलेक्ट्रॉन शेल ऐड होते हैं एज यू गो डाउन द ग्रुप, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, विच इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है और जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दरमियान क्या बढ़ जाता है, फासला। द शील्डिंग इफेक्ट आल्सो रिड्यूसेस द इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन। शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि जो सबसे इनर शेल या इनर शेल सॉरी सबसे को छोड़े, इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस और जो बाहर वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन हैं उनके दरमियान आ जाते हैं। यानी दरमियान वाले शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। या कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कम करते हैं बाहर वाले शेल्स के लिए, इसे भी हम शील्डिंग इफेक्ट करते हैं। इसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, फर्दर इंक्रीजिंग द साइज। और इस वजह से जो साइज है एटम का वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हुए, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ, तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या हुआ, बढ़ गया। Shielding effect and atomic radius. Shielding effect occur when inner electron block the attraction between nucleus and outermost electrons. Shielding effect तब होता है जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन है या जो कशिश है न्यूक्लियस की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसे कम करें। टॉप टू बॉटम अगर हम जाएं तो एज यू मूव डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ इनर शेल्स इंक्रीजेस। जब हम डाउन द ग्रुप जाएं, चूंकि बाहर वाले शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अंदर वाले शेल्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि जैसे ही एक बाहर नया शेल आएगा तो जो उस पहले बाहर वाला था वो अंदर वाला हो जाएगा। These inner electron reduce the effective nuclear charge experienced by outermost electrons। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है या अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये रिड्यूस करते हैं न्यूक्लियर चार्ज को जो आउटर इलेक्ट्रॉन पे था। यानी कि जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कम हो गई बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए। दिस वीकर न्यूक्लियर पुल अलाउज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियर पुल या न्यूक्लियर की जो कशिश है, सॉरी न्यूक्लियस की जो कशिश है या जो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सकत है, चूंकि वो कम हो गई, इस वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले शेल में रह सकते हैं, यानी कि उनको बाहर वाले शेल में रहना अलाउ किया जाता है।
लीडिंग टू लार्जर एटॉमिक रेडियस। इस वजह से एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो जाता है, यानी कि जब न्यूक्लियस और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बाकी शेल्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन है कि व्हाई साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर एंड एनायंस इज लार्जर देन देयर पेरेंट एटम्स। यहाँ पे देखें, ये जो सोडियम है ये क्या है, ये पेरेंट एटम है, और इसका जो ये Na पॉजिटिव है ये इसका कैटायन है। इसी तरह क्लोरीन जो है, ये सॉरी क्लोराइड है, ये क्या है, ये एक पेरेंट एटम है, और जो क्लोराइड आइन है ये क्या है, ये इसका एनाइन है। अब देखते हैं कि कैटायन स्मॉलर क्यों होता है। व्हेन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है एटम, ये कैटायन बनाता है। देयर इज रिडक्शन इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन इन द आउटर शेल। तो जो आउटर शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन है वो कम हो जाती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ उसकी वजह से रिपल्जन भी थोड़ी कम हो गई। द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस। जो बाकी बचने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको न्यूक्लियस थोड़ा सा अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज या प्रोटॉन नंबर सेम रहता है। बट नाउ एक्ट्स ऑन फ्यूर इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये अब चंद इलेक्ट्रॉन्स पे ऐड कर रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो जो रिपल्जन थी वो भी कम हो गई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान, और जो बाकी बचने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उनको न्यूक्लियस ने थोड़ा सा ज्यादा अपनी तरफ खींच लिया। इसकी एग्जांपल है कि सोडियम का जो आयन है या कैटायन है ये स्मॉलर है सोडियम से। एनायन लार्जर क्यों है अपने पेरेंट एटम से। व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन एनायन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लेता है ये एनायन बनाता है। द एडिड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन इन द आउटर शेल। तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन को, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो एक दूसरे के दरमियान जो रिपल्जन है या जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। दिस रिपल्जन कॉजेज इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू एक्सपेंड। इस रिपल्जन की वजह से, या एक इलेक्ट्रॉन जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करता है उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है एटम के न्यूक्लियस के बाहर वो एक्सपेंड होता है या फूल जाता है, मेकिंग एनाइन लार्जर इन द पेरेंट एटम। तो एनाइन को ये लार्ज बना देता है अपने पेरेंट एटम की निस्बत। अब देखें ये जहाँ पे जो क्लोराइड है, ये सॉरी ये जो Cl है या क्लोराइड है, ये क्लोराइड आयन की निस्बत साइज में छोटा है, और यहाँ पे जो सोडियम है ये क्या है, छोटा है, और जो सोडियम मेटल है ये साइज में बड़ा है। क्वेश्चन है कि हो स्पेक्ट्रल सीरीज ओरिजिनेट इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बोहर की एक्सप्लेनेशन बयान करते हैं। 1913 में बोहर ने प्रपोज किया था मॉडल, एटॉमिक मॉडल, एंड एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एज फॉलोज। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ऐसे बयान किया। व्हेन अ करंट इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस रखी हुई थी, उसमें से जब करंट पास किया लो प्रेशर पे, द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रेक इनटू एटम्स। H2 मॉलिक्यूल्स जो थे या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो थे वो एटम की सूरत में टूट के, दीज एटम्स अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक स्पार्क। जो इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया था या जो बिजली का झटका दिया था उससे इन एटम्स ने एनर्जी अब्सॉर्ब की, एक्साइटिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू हायर एनर्जी लेवल्स। चूंकि इन्होंने एनर्जी अब्सॉर्ब की है बिजली से, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लो एनर्जी लेवल से या लो शेल से हायर शेल की तरफ चले जाएंगे। द इलेक्ट्रॉन माइग्रेट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट्स, हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में चले गए, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड। इस पे डिपेंड करते हुए कि कितनी एनर्जी उन्होंने अब्सॉर्ब की, यानी कि अगर ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे तो ज्यादा दूर वाले ऑर्बिट में जाएंगे वे। और याद रखें जो ऑर्बिट वो होता है जो प्रोटॉन के शेल जो होता है उसी को ये ऑर्बिट भी कहते हैं। When excited electrons return to lower energy level, जब excited इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं यानी लो एनर्जी लेवल पे, they emit energy, तो जो एनर्जी उन्होंने अब्सॉर्ब की थी वो खारिज करते हैं। corresponding to the difference between the levels, यानी कि वो एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होती है जो उन दोनों लेवल्स के दरमियान है। यानी अगर हाई लेवल पे गए हुए हैं तो उतनी एनर्जी रिलीज करेंगे जितनी वो लोअर लेवल पे आके मेंटेन रख, यानी लोअर लेवल पे आने के लिए उनको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। और रिलीज इसलिए करनी पड़ेगी कि लोअर लेवल की एनर्जी क्या होती है, लो एज कंपेयर टू हायर लेवल। द इमिटेड एनर्जी प्रोड्यूसेस स्पेक्ट्रल लाइंस, और जो एनर्जी इमिट हुई वो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस करेगी। स्पेक्ट्रल लाइंस अब कौन कौन सी हैं,
लाइमन सीरीज में जो आती हैं वो कब आती हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 3 4, यानी कि ऑर्बिट नंबर 2 3 या 4 में हो इलेक्ट्रॉन तो वो n इज इक्वल टू 1 या वहां से n 1 में आए, यानी कि ऑर्बिट नंबर 1 में आएगा तो लाइमन सीरीज वाली रेज वो या स्पेक्ट्रल सीरीज वो सॉरी स्पेक्ट्रल रेज वो खारिज करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ऑर्बिट नंबर 3 4 5 से ऑर्बिट नंबर 2 में तो बाल्मर सीरीज वाली स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सॉरी और सीरीज जो है मतलब इलेक्ट्रॉन इसी तरह अगर जंप करेगा तो पास्चन सीरीज आएगी, ब्रैकेट सीरीज, अच्छा इसको फूंड सीरीज कहते हैं ये आएगी, सॉरी पूंड सीरीज आएगी corresponding to transition n is equal to 3 4 5 रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर इन शेल में से 3 में आएगा तो वो पास्चन सीरीज होगी, अगर 4 में आएगा इलेक्ट्रॉन वापस तो वो ब्रैकेट सीरीज होगी, और अगर 5 में आएगा यानी ऑर्बिट नंबर 5 में आएगा तो वो पूर्ण सीरीज होगी। ठीक है, यानी कि ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पे कि वो कौन से ऑर्बिट में आ रहा है, बाहर वाले ऑर्बिट से मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में आ सकता है, जिसमें आएगा उसके मुताबिक स्पेक्ट्रल सीरीज हमारे पास या स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड व्हाई डज एस ऑर्बिटल हैज ओनली वन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वजाहत करें और ये बताएं कि जो एस ऑर्बिटल है उसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो सिर्फ एक क्यों होती है, तीन वैल्यूज दो वैल्यूज इसकी क्यों नहीं होती। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को, तो ये दे डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस। ये बताते हैं कि ऑर्बिटल स्पेस में कौन सी लुके मतलब किस तरह से अरेंज है, ये एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है या जी एक्सिस पे है। इट डिपेंड्स ऑन एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम, और इसकी वैल्यूज हो सकती हैं -1, उसके अलावा +1 और 0। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एल 1 के इक्वल है यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 के इक्वल है तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जिसको ml से रिप्रेजेंट किया गया है ये -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और +1 हो सकता है। अगर ml की ml की अगर वैल्यू -1 है तो ये होगा पी वाई एक्सिस, अगर इसकी वैल्यू है 0 तो ये होगा पी जी एक्सिस, और अगर इसकी वैल्यू है +1 तो ये होगा पी एक्स एक्सिस। अब नेक्स्ट है कि एस ऑर्बिटल की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सिर्फ एक क्यों होती है, तो इसकी वजह है एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, यानी स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, स्फेरिकल शेप की इसकी सिमेट्री होती है, मीनिंग इट हैज नो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन इन स्पेस। तो स्पेस में इसकी कोई खास ओरिएंटेशन होती ही नहीं। देखिए गोल सी चीज है तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई के है, जी के है, उसका हमें पता ही नहीं चलता। दिस स्फेरिकल सिमेट्री कोरेस्पॉन्ड टू सिंगल ओरिएंटेशन, इसकी स्फेरिकल सिमेट्री है इसलिए इसकी सिंगल ओरिएंटेशन है, विच इज वाई द एस सब शेल हैज ओनली वन ऑर्बिटल। इसी वजह से एस सब शेल का सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल है हैविंग वैल्यू 0, जिसकी वैल्यू 0 होती है। इन कंट्रास्ट इसकी निस्बत पी और डी जो ऑर्बिटल हैं इनकी कम्प्लेक्स या पेचीदा शक्लें होती हैं और इनकी एक से ज्यादा ओरिएंटेशन होती हैं। अब देखें ये जो था पी एक्सिस, पी एक्स, पी वाई और पी जी में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या इस तरह से इसकी ओरिएंटेशन हो सकती है लीडिंग टू मल्टीपल वैल्यूज। इसलिए जो पी और डी है इनकी मल्टीपल वैल्यूज हैं किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why is it so that two electrons with the same spin cannot reside in an orbital। कि दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उनका स्पिन एक ही तरह का यानी एक ही डायरेक्शन में अगर वो स्पिन कर रहे हैं तो वो एक ऑर्बिटल में क्यों नहीं रह सकती। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है या इसकी वजाहत करता है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो ये बात कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम एटम के दो इलेक्ट्रॉन जो सेम एटम में है कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स, कि इनमें चारों क्वांटम नंबर की सेम वैल्यूज नहीं हो सकती। ठीक, कोई ना कोई वैल्यू इनमें डिफर करेगी, यानी प्रिंसिपल की, एज्यूमिथल की, उसके बाद मैग्नेटिक की, इन सब की वैल्यूज सेम नहीं हो सकती। मैग्नेटिक के अलावा एक और क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि इन सब की वैल्यूज किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकती। आप इसकी एग्जांपल लें कि
एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक की वैल्यू +1 होगी और दूसरे की +1/2 और दूसरे की -1/2। इसको देखते हैं, इन एन ऑर्बिटल टू इलेक्ट्रॉन कैन कोएग्जिस्ट। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे रह सकते हैं ओनली इफ दे हैव अपोजिट स्पिन्स, अगर उनके स्पिन्स अपोजिट हैं, यानी एक +1/2 एक की वैल्यू है क्वांटम नंबर की और दूसरे की -1/2 क्वांटम नंबर की वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन, इलेक्ट्रॉन जिनका स्पिन सेम हो वुड हैव आइडेंटिकल क्वांटम नंबर्स, उनके जो क्वांटम नंबर होंगे वो भी एक जैसे होंगे। वायलेटिंग दिस प्रिंसिपल, जो इस प्रिंसिपल की क्या करेंगे, खिलाफ वर्जी, विच इज वाई, जिसकी वजह से दो जो इलेक्ट्रॉन हैं अगर उनका स्पिन सेम है तो वो सेम ऑर्बिटल में नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन 4s ऑर्बिटल, एक्सप्लेन n प्लस l रूल। तो एनर्जी किसी भी ऑर्बिटल की डिटरमाइन की जाती है n प्लस l रूल से। n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l एज्यूमेथल क्वांटम नंबर है। इस रूल के मुताबिक द ऑर्बिटल विद अ हायर n प्लस l वैल्यू हैज ग्रेटर एनर्जी, वो ऑर्बिटल जिसकी n प्लस l वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। इफ n प्लस l वैल्यूज आर सेम, अगर n प्लस l वैल्यूज सेम है, द ऑर्बिटल विद लोअर n वैल्यू हैज लोअर एनर्जी, तो ऑर्बिटल जिसकी n वैल्यू कम है उसकी एनर्जी लो होगी। कंपैरिजन देखते हैं, 3d जो ऑर्बिटल है उसके लिए n की वैल्यू या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है और एज्यूमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 + 2 वैल्यू आएगी 5। इसी तरह 4s जो है उसकी एनर्जी होती इस तरह कैलकुलेट, सॉरी उसकी जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं n प्लस l वैल्यू, वो हम कैलकुलेट करते हैं n इज इक्वल टू 4 होता है इसमें और l इज इक्वल टू 0, हमारे पास वैल्यू आएगी 4। तो n प्लस l वैल्यू 3d ऑर्बिटल के लिए ज्यादा है, इसलिए जो 3d ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या होगी, 4s की निस्बत ज्यादा। n प्लस एल रूल को इस्तेमाल करते हुए जो ऑर्बिटल्स हैं एक एटम के मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स, उनकी जो एनर्जी है वो फाइंड की जाती है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। इस रूल के मुताबिक एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय द सम ऑफ n, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सम और सम ऑफ एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, यानी सॉरी सम ऑफ प्रिंसिपल एंड एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, यानी कि एक ऑर्बिटल की एनर्जी हम n को l में प्लस करके फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने इससे पीछे वाली स्लाइड में फाइंड की है। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, कि मैग्नीशियम का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करें। मैग्नीशियम हैज 3 आइसोटोप्स, मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं, Mg24, Mg25 और Mg26। इनकी रिलेटिव अबंडेंस है, यानी कि कितने ज्यादा ये पाए जाते हैं। तो ये Mg जो 24 है उसकी 79% रिलेटिव अबंडेंस है, Mg25 की है 10% और Mg26 की है 11%। फार्मूला हम अभी यूज करेंगे एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए। तो एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए, तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम ऑफ परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स जो कि यहाँ पे गिवन है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ आइसोटोप्स जो कि यहाँ पे गिवन है, डिवाइडेड बाय 100। और इस सब को, ये जो वैल्यूज है ना यहाँ पे जो हमारे पास आएंगी कैलकुलेशन के बाद, उनको हम 100 से डिवाइड करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास अभी हम कैलकुलेट करते हैं 24 मल्टीप्लाई बाई 79, यानी कि 24 जो है इसका वेट है और साथ में जो इसका सॉरी 24 इसका वेट है और इसकी जो अबंडेंस है वो है 79%। इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसी तरह 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 26 को हमने मल्टीप्लाई किया 11 से। जब हमने इसको 100 से डिवाइड किया सारी वैल्यूज निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 24.32 AMU। रिजल्ट हमारे पास है 24.32 AMU, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास जो है मैग्नीशियम का वो है 24.32 AMU। क्वेश्चन है व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफन सिंबलाइज्ड एज जेड इफेक्टिव, जिसको हम ZeWF की सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नेट पॉजिटिव चार्ज है जो एक्सपीरियंस करता है एक इलेक्ट्रॉन एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में, यानी कि एक ऐसा एटम है जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे या सिंगल इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज का कितना असर है, वो कहलाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसकी एक्सप्लेनेशन है, इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द
फुल न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जो अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस का जो फुल अट्रैक्शन है वो उस तक नहीं पहुंचने देते, यानी कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस का उतना ज्यादा पुल उन तक नहीं पहुंचने देते, यानी कि वो न्यूक्लियस को शील्ड कर देते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर देते हैं ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है मुख्तलिफ शेल्स में उनमें रिपल्जन होती है। इससे मुराद ये है कि जो अंदर के शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होने देते। जेड इफेक्टिव को जेड माइनस एस से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो जेड है टोटल प्रोटॉन नंबर इन न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, एस है शील्डिंग कांस्टेंट, एक वैल्यू है शील्डिंग कांस्टेंट की जो इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। अच्छा, सिग्निफिकेंस इसका क्या है, इफेक्ट्स एटॉमिक साइज, ये एटॉमिक साइज पे इसका असर होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का आयोनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्ट होता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी कि डाउन द ग्रुप इसकी प्रॉपर्टीज किस तरह की होंगी, अक्रॉस द पीरियड इसकी प्रॉपर्टीज, किसी भी एटम की प्रॉपर्टीज किस तरह की होंगी, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उस पर भी इम्पेक्ट करता है। Describe the wavelength regions in which the spectral lines of H spectrum fall, कि डिस्क्राइब करें कि जो कौन से वेवलेंथ रीजन्स हैं हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइंस के। तो जब हाइड्रोजन को इनक्लोज किया जाता है या बंद किया जाता है किसी कंटेनर में और उसको हीट दी जाती है तो ये इमिट रेडिएशन खारिज करता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन, यानी हाइड्रोजन को एक कंटेनर में बंद किया, उसे वापस हीट दी, तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए, तो उसके बाद जब वो डी एक्साइट हुए तो उन्होंने रेडिएशन इमिट की। स्पेक्ट्रल सीरीज कौन कौन सी है, सबसे पहले लाइमन सीरीज आती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है n इज इक्वल टू टू सब शेल से सॉरी 2 से 3 से 4 से या 5 शेल से शेल से अगर आता है शेल नंबर 1 में तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी। इसी तरह बाल्मर सीरीज में अगर इलेक्ट्रॉन आता है, बाल्मर सीरीज ओरिजिनेट होगी अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है 3 4 5 से 2 में, यानी कि 3 4 5 शेल से 2 शेल में, तो ये विजिबल रीजन में आएगा। इसी तरह बाकी सारे भी हैं, तो ये भी काइंडली यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख लें। क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सेमीकंडक्टर्स, के सेमीकंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी क्या अहमियत है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सेमीकंडक्टर्स इज इंपॉर्टेंट, सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत अहम है। इट डिटरमाइंस हाउ दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इस बात की डिटर्मिनेशन करवाती है कि कैसे वो बिजली को कंडक्ट करेंगे या कैसे वो बिजली को अपने अंदर से गुजारेंगे। डिफाइंस द बैंड गैप, पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रोल है वो बैंड गैप को डिफाइन करता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड द एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप को डिसाइड करता है कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान। कंडक्शन बैंड जो होता है वो बनता है एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल से और जो वैलेंस बैंड होता है वो बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं जबकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं। अगर गैप ज्यादा है कंडक्शन और वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे में इजीली जंप नहीं कर सकते, तो इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने देख लें इस पे इम्पैक्ट किया। दिस गैप कंट्रोल्स हो इजीली अ मटेरियल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बता दिया अभी। डिफरेंट कंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड, मुख्तलिफ जो सेमीकंडक्टर हैं जैसा कि गैलियम आर्सेनाइड है या सिलिकॉन है, इनकी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो इनके आउटर शेल्स में है वो मुख्तलिफ तरह से कॉन्फ़िगर्ड हैं, उनकी मुख्तलिफ तरह की अरेंजमेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, मेकिंग देम यूजफुल फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, इनको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनको खास मकासद के लिए एम बनाती है, यानी कि एक का जो मकसद है वो दूसरा हल नहीं कर सकता। जैसा कि इनमें से कोई एक होगा जो ट्रांजिस्टर के तौर पे काम करेगा और दूसरा जो होगा वो एलईडीज में इस्तेमाल होगा, या एक ट्रांजिस्टर्स में इस्तेमाल होगा और दूसरा एलईडीज में इस्तेमाल होगा। सॉरी फॉर व्हाट आई सेड, इट वाज रॉन्ग कि एक एज ए ट्रांजिस्टर एक्ट करेगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बल्कि एक ट्रांजिस्टर्स में इस्तेमाल होगा और दूसरा एलईडीज में इस्तेमाल होगा।